हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा अपने इस कैरियर सेफर्स की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, बहुत दिनों से बच्चों का एक मैसेज हमारे पास आ रहा था। काफी बच्चे बहुत परेशान भी हैं कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। 2022 का जो टीजी पीटी का अभी पेंडिंग एग्जाम है, ये कब होगा। हमने बच्चों से एक कंसोल किया बच्चों को कि भाई पेपर होगा, थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। अभी पिछले दिन कुछ धरना था, फिर उसमें कुछ विवादित चीजें हो गई, तो वो एक अलग सेगमेंट हो जाता है, उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन पेपर होगा और बहुत जल्द होगा, इसको आप सब दिमाग में अपने बना लो। आज मैं आपको बता दूं कि आज बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर आप टीजीटी का बड़ा सेगमेंट लेकर के चलते हैं, आप पीजीटी का सेगमेंट लेकर नहीं चल रहे हैं, पीजीटी को भी लेकर के चलिए और पीजीटी को भी लेकर के समझने और समझाने का काम करिए। क्योंकि पीजीटी अगर आप लेकर चलेंगे तो जहां तक है कि हमारा लोगों का भी फायदा हो जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है, आपके ही मन का कर लेते हैं। तो हमने पीजीटी का सेगमेंट, हालांकि कुछ लेक्चर्स जैसे इंडियन में कमला दास की बातों को कुछ हमने डाल रखा है अपने चैनल पर। आज मैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की बायोग्राफी आपके साथ डिस्कस कर। किसकी भाई? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की बायोग्राफी आपके साथ में डिस्कस कर। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, आप सबको पता होगा कि एक ये अमेरिकन जो है राइटर हैं, और इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में, अपने जीवन में बहुत कुछ चीजों को समझा है। और रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की बात जितनी ही करूं उतना ही कम हो सकता है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक नेचर पोएट थे। ये नेचर पोएट थे, यानी प्रकृति के पूजक थे। यानी कि एज किसकी तरह? विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत बड़ा नाम है रोमांटिक एज में नेचुरल को लेकर के, वही नाम अमेरिका में इस बंदे का है। दूसरी बात, ये ऐसा सिंगल इकलौता बंदा है जो पुलित्जर प्राइज पा करके रखा हुआ है। और पुलित्जर प्राइज एक बार नहीं, चार बार पुलित्जर प्राइज लेकर के बंदा बैठा हुआ है। और साथ ही 31 यानी 31 बार इनको नोबेल प्राइज के लिए अवॉर्डेड किया गया। तो कहीं ना कहीं एक लीजेंड है, और इनकी बातों को हम एक एक करके समझेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द बायोग्राफी ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी की जो शुरुआत करते हैं वो हम यहां से करते हैं। आपको बहुत अच्छे ढंग से, बहुत छोटी छोटी चीजों से लेकर के बड़ी चीजों तक लेकर के चलो। किसी को किसी तरीके की टेंशन और तनाव की आवश्यकता नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्ट कि आइए वन बाय वन पॉइंट्स को समझते चलते। कह रहे हैं कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट बॉर्न ऑन 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को नाम की जगह पर पैदा होते हैं। वेयर इज फादर? जहां पर उनके पिता विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट, क्या नाम था? विलियम प्रेस्कॉट फोर्ड जूनियर। पूरा नाम है कि विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर एंड हिज मदर इसाबेली मूडी हैड मूव्ड फ्रॉम पेंसिल्वेनिया शॉर्टली आफ्टर मैरिज। बहुत ध्यान से चीजों को, अगर इस पॉइंट को समझेंगे तो एक करके आपको दिमाग में हो जाएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को में होता है, जहां उनके पिता विलियम प्रेस्कॉट और उनकी माता इसाबेली मूडी मूव करती हैं, आती हैं कहां से? फ्रॉम पेंसिल्वेनिया से आफ्टर मैरिज, शादी के बाद।
यानी शादी के पहले एक चीज क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि बिफोर मैरिज इनके जो मम्मी पापा थे वो कहाँ थे, तो पेंसिल्वेनिया में थे, और शादी के बाद ये पेंसिल्वेनिया से कहाँ आ जाते हैं, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को वहीं इनका जन्म रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का 26 मार्च 1874 को। बात समझ में आई। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, इनके पिता के मृत्यु के बाद, फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस, इनके पिता की मृत्यु ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से हुई, व्हेन फ्रॉस्ट वाज 11 इयर्स। एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि जब इनके पिता की मृत्यु हुई तब ये कितने वर्ष के थे, तो आप बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ लो कि 11 वर्ष के थे जब इनके पिता की मृत्यु हुई। ही मूव्ड विद हिज मदर, यानी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट अपनी मां के साथ वहां से मूव किए, एंड सिस्टर जेनी, इनकी एक बहन थी जिसका नाम था जेनी, और मम्मी के साथ वहां से मूव करते हैं, who was 2 years younger, जो कि 2 वर्ष यंगर थी, टू लॉरेंस मैसाचुसेट्स। यानी कहां आ गए ये, लॉरेंस मैसाचुसेट्स चले आए, किसके किसके साथ, मम्मी, उनकी बहन और वो, कब, उनके पिता की मृत्यु के बाद। यानी 2-3 बातें आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 को होता है सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन इनके जो मम्मी पापा थे ये सैन फ्रांसिस्को के नहीं थे, ये सैन फ्रांसिस्को आए हैं तब रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म हुआ है। और आए कहां से हैं, ये आए हैं पेंसिल्वेनिया से, और शादी के बाद यहां पर आकर के, मतलब शादी के बाद ये चले आए वहां से। इनके पिता की जो मृत्यु हुई है वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुई, और जिस समय इनके पिता की मृत्यु हुई है उस समय रॉबर्ट फ्रॉस्ट 11 वर्ष के थे। और पिता की मृत्यु के बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी मां और जीनी, ये चले आते हैं कहां, लॉरेंस मैसाचुसेट्स चले आते हैं। ठीक हुई बातचीत। अगला पॉइंट करें कि ही बिकेम इंटरेस्टेड इन रीडिंग, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट रीडिंग में बड़ा इंटरेस्ट रखे और पोएट्री लिखने में। ड्यूरिंग हिज हाई स्कूल, जब ये टेंथ में थे, जब ये 10th में थे तो ये पोएट्री को पढ़ना और लिखना इनका शौक आया अचानक। यस, इन लॉरेंस में ही थे, ये लॉरेंस में थे। एनरोल्ड एट डार्टमाउथ कॉलेज इन, सुनिएगा, डार्टमाउथ कॉलेज इन हैनोवर जगह में डार्टमाउथ कॉलेज है, जहां पर ये लॉरेंस में ही एनरोल होते हैं। न्यू हैम्पशायर, यानी वो न्यू हैम्पशायर की प्लेस पड़ती है इन 1892, ध्यान रखिए। एंड और बाद में एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तो हालांकि ही नेवर अर्न फॉर्मल डिग्री, इन्हें कोई फॉर्मल डिग्री नहीं मिली थी, ये ध्यान रखिए। अगला पॉइंट है हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोयम, इनकी अगर कोई पूछ ले कि पहली पब्लिश पोयम, माय बटरफ्लाई पहली इनकी पोयम थी जो पब्लिश हुई। अपीयर्ड ऑन नवंबर 1894, 8 नवंबर 1894 को इनकी पहली पुस्तक, ही वॉज पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पब्लिक पोयम, क्या नाम था, माई बटरफ्लाई। और कब आई, ऑन नवंबर 8, 1894। कहां आई, इन द न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर में। एक न्यूयॉर्क का न्यूज़पेपर हुआ करता था जिसका नाम था द इंडिपेंडेंट। न्यूयॉर्क का एक न्यूज़पेपर हुआ करता था जिसका नाम था द इंडिपेंडेंट। इसी में द बटरफ्लाई नाम की एक रचना 8 नवंबर 1894 को पहली बार पब्लिश होती है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की। ठीक हुई भाई बच्चे। नेक्स्ट वन है कि इन 1895 यानी 1895 में फ्रॉस्ट मैरिड, फ्रॉस्ट की शादी हो जाती है। शादी कब होती है, 1895। किसके साथ, एलिनर मैरियम वाइट के साथ, एलिनर मैरियम वाइट के साथ। विद हुम, उनके साथ ही हैड शेयर्ड वैलेडिक्टोरियन ऑनर्स इन हाई स्कूल, उसी समय पर हाई स्कूल की वैलेडिक्टोरियन को शेयर किया। एंड हु वाज द मेजर इंस्पिरेशन फॉर हिज पोएट्री अंटिल हर डेथ
1938, 1938 में उनकी मृत्यु होती है। उनके तक एक ऑनरेरी सेगमेंट तैयार होता है। अगली बातचीत देखिएगा, अगली बातचीत कह रहे कि द कपल मूव टू इंग्लैंड इन 1912, 1912 में जो कपल है, दोनों पति पत्नी, ये इंग्लैंड आते हैं आफ्टर दे ट्राइड एंड फेल्ड द फार्मिंग इन न्यू हैम्पशायर। फार्मिंग करना की कोशिश इन्होंने किया, लेकिन फार्मिंग में ये फेल हो गए। कहा? न्यू हैम्पशायर में। न्यू हैम्पशायर में ये फार्मिंग करना चाह रहे थे और वहां ये फेल हुए, और इस वजह से ये दोनों इंग्लैंड 1912 में चले। नेक्स्ट वन है, इट वॉज अब्रॉड वेयर फ्रॉस्ट मेट, यानी कि अब इस समय अब्रॉड में है और फ्रॉस्ट मेट and was influenced by such contemporary British poets। वहीं पर कुछ ब्रिटिश के कंटेम्पररी माने उन्हीं के युग के कुछ राइटर से मिलते हैं और मिल करके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जैसे एडवर्ड थॉमस, याद रखिएगा नाम को, एडवर्ड थॉमस, रूपर्ट ब्रूक एंड रॉबर्ट ग्रीव्स। इनसे ये मिल करके क्या होते हैं? इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इनकी रचनाओं को और इनकी बातों को, तमाम चीजों को देखकर वो इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगला पॉइंट कि व्हाइल इन इंग्लैंड, जब ये इंग्लैंड में थे, फ्रॉस्ट आल्सो एस्टैब्लिश्ड ए फ्रेंडशिप। फ्रॉस्ट की एक दोस्ती हुई थी विद द पोएट इजरा पाउंड। इजरा पाउंड के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी जब ये इंग्लैंड में थे। Who helped to promote and publishes his work, यानी इजरा पाउंड ने काफी मदद की है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की रचनाओं को पब्लिश करने में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की रचनाओं को पब्लिश करने में बहुत हेल्प करी है। नेक्स्ट वन है, बाय द टाइम फ्रॉस्ट रिटर्न, कुछ समय की ही बात के बाद फ्रॉस्ट रिटर्न होते हैं यूनाइटेड स्टेट 1915 में। 1915 में यूनाइटेड स्टेट के लिए ये लौटते हैं। ही हैड पब्लिश्ड, यहां पर ये पब्लिश करते हैं 2 फुल लेंथ कलेक्शन, एक 2 बड़े फुल लेंथ कलेक्शन ये यहां पर पब्लिश करते हैं, जिसका नाम है ए बॉयज बिल। ए बॉयज बिल, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पब्लिश किसने किया था? हेनरी हॉल्ट एंड कंपनी ने किया था 1913 में। इन्होंने लिखने का काम किया। एंड नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, ये 2 फुल लेंथ रचनाओं को इन्होंने पब्लिश कराया। पहली कौन सी थी? ए बॉयज बिल, इसे हेनरी हॉल्ट और कंपनी ने पब्लिश कराया 1913 में। और नॉर्थ ऑफ बॉस्टन आई थी, इसको भी हेनरी हॉल्ट और कंपनी ने 1914 में पब्लिश कराया, देयरबाय एस्टैब्लिशिंग हिज रेपुटेशन। और यहीं से इनकी सम्मान और इज्जत वाली बातें शुरू हो जाती हैं पोएट्री को लेकर के, यानी कि पोएट्री को लेकर के यहां से ये काफी बड़ा नाम कमाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट वन है कि बाय द 1920s के दरमियान ही वॉज द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट्स, यानी अमेरिका का बहुत बड़ा ये पोएट बन गया 1920 के जमाने में। इस रचना के 13 और 14 में ये रचना, 13 और 12 में ये रचना पब्लिश होने, 14 में पब्लिश होने के बाद ये बहुत बड़ा वहां का कैरेक्टर बन गया। कहाँ का? अमेरिकन पोएट्री से वो एक एस्टैब्लिशमेंट अपना कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया अपना, और बहुत बड़े पोएट्स के नाम पर आने। एंड विद ईच न्यू बुक, और कुछ और भी इनकी नई किताबें आई, इंक्लूडिंग न्यू हैम्पशायर। उनमें से एक न्यू हैम्पशायर आई, इसको भी हेनरी हॉल्ट एंड कंपनी ने 1923 में पब्लिश कराया। ए फर्दर रेंज, इसको जो है 14 ब्लड भी कहा जाता है, याद रखेंगे, 40 ब्लड याद रखेंगे, ठीक है ना। बाकी फर्दर रेंज इज अप्रोप्रिएट सेगमेंट, हेनरी हॉल्ट एंड कंपनी ने ही 1936 में। इसके बाद स्टीपल बुश भी एक रचना इनकी आई, हेनरी हॉल्ट एंड कंपनी ने भी 1947 में कराया। और इन द क्लियरिंग एक रचना आई जो कि रिनहर्ड एंड विंस्टन ने कराया 1962। His fame and honors including 4 Pulitzer Prize increased, और यहीं से ये 4 पुलित्जर प्राइज पाते हैं और ये अपने फेम को दोगुना और चौगुना कर देते हैं, और वहां से ये बहुत फेमस हो जाते हैं। फ्रॉस्ट सर्व एज अ कंसल्टेंट इन पोएट्री टू लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस।
कांग्रेस लाइब्रेरी में ये कंसल्टेंट का काम करते हैं 1958 से 1959 तक। इसके बाद इन 1962 इन्होंने 1962 में ही वॉज प्रेजेंटेड द कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, यानी कांग्रेसनल गोल्ड मेडल प्रेजेंट किया गया इनके साथ। नेक्स्ट वन है इन 1970 रिव्यू ऑफ द पोएट्री ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट्री पर रिव्यू किया गया। द पोएट डैनियल हॉफमैन डिस्क्राइब्स फ्रॉस्ट अर्ली वर्क एज, यानी कि डैनियल हॉफमैन ने इनकी रचनाओं को पढ़ करके रिव्यू करके डिस्क्राइब करते हैं क्या कि द प्यूरिटन एथिक टर्न्ड एस्टोनिशिंगली लिरिकल एंड enabled to say out loud the sources of its own delight in the world। यानी इनकी जो रचना है वो एक बहुत पावरफुल रचना, बहुत जबरदस्त रचना है, यानी इसको आप नहीं भूल सकते, नहीं कर सकते। एंड कमेंट्स ऑन फ्रॉस्ट्स करियर एज अ अमेरिकन बार्ड। याद रखेंगे अमेरिकन बार्ड, जिस तरीके से बार्ड ऑफ लंदन शेक्सपियर को कहा है, उसी तरीके से अमेरिकन बार्ड इन्हें उपाधि मिली। ही बिकेम नेशनल सेलिब्रिटी, ये राष्ट्रीय सेलिब्रिटी बन गए। आवर नियरली ऑफिशियली पोएट लॉरिएट, ऑफिशियल ये पोएट लॉरिएट भी बने अमेरिका के। एंड ए ग्रेट परफॉर्मर इन द ट्रेडिशनल ऑफ द अर्लियर मास्टर ऑफ द जो है वर्नाक्यूलर मार्क ट्वाइन की सानिध्य में ये सारी चीजें इनके साथ होती है। बात समझ में आ गई? अब अगली चीज समझिएगा बहुत ध्यान से कि फ्रॉस्ट was also descendant of सैमुअल एपल्टन। ये डिसेंडेंट है सैमुअल एपल्टन के, वन ऑफ द अर्ली इंग्लिश सेटलर ऑफ Ipswich, Massachusetts, and Reeve George Phillips, one of the early English settler of Watertown, Massachusetts। दो बातों को ध्यान रखिएगा। एक तो इंग्लिश का जो आपका सैमुअल एपल्टन है, ये इप्सविच मैसाचुसेट्स का सेटलर रहा, और जॉर्ज फिलिप ये आपका इंग्लिश सेटलर कहाँ, वाटर टाउन मैसाचुसेट्स का। ये बड़ा ध्यान रखिएगा दिमाग। फ्रॉस्ट फादर वाज अ टीचर, इनके पिता थे जो टीचर थे। एंड लेटर एन एडिटर ऑफ, ये बाद में एडिटर भी बन गए किसके, सैन फ्रांसिस्को इवनिंग बुलेटिन, सैन फ्रांसिस्को इवनिंग बुलेटिन, विच लेटर मर्ज विद द सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर, जो कि बाद में यही आपका सैन फ्रांसिस्को इवनिंग बुलेट बाद में मर्ज हो जाता है सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर के साथ। एंड एन अनसक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर द सिटी टैक्स कलेक्टर, सिटी टैक्स कलेक्टर में अनसक्सेसफुली कैंडिडेट में से एक थे। ठीक हुई बातचीत। नेक्स्ट वन, आफ्टर हिज डेथ ऑन May 1880, मृत्यु के बाद द फैमिली मूव्ड अक्रॉस द कंट्री टू लॉरेंस, यानी कि पूरी की पूरी परिवार लॉरेंस की तरफ चली गई मैसाचुसेट्स में। अंडर द पैट्रनेज ऑफ रॉबर्ट्स ग्रैंडफादर विलियम फ्रॉस्ट सीनियर के पास जाकर के रहने लगे। वहां जाकर के ये अपने जीवन को आगे व्यतीत करने लगे, अपने लाइफ को आगे सेटल करने। फ्रॉस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम लॉरेंस हाई स्कूल 1892 में फ्रॉस्ट लॉरेंस हाई स्कूल से ग्रेजुएशन लेते हैं। वेयर ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोयम इन द हाई स्कूल मैगजीन, हाई स्कूल मैगजीन में ये अपनी पहली पोयम को पब्लिश करते हैं। सर्व्ड एज क्लास पोएट विद हिज फ्यूचर विद वाइफ Eleanor White, was co-valedictorian. Frost's mother joined the Swedenborgian Church. इनकी मम्मी स्वीडनबर्जियन चर्च को ज्वाइन किया एंड हैड हिम बैप्टाइज्ड इन इट, और उसी में उनको बैप्टाइज भी किया, बट ही लेफ्ट इट एज एन एडल्ट, जब वो बड़े हुए उसको छोड़ दिया।
यानी उस चर्च को छोड़। फ्रॉस्ट ग्रेव अप इन द सिटी, फ्रॉस्ट बड़े हुए हैं शहर में। ही अटेंडेड डार्टमाउथ कॉलेज फॉर 2 महीने के लिए डार्टमाउथ कॉलेज को इन्होंने अटेंड किया है। लॉन्ग इनफ टू बी एक्सेप्टेड इनटू द थीटा डेल्टा ची फ्रेटर्निटी, थीटा डेल्टा ची फ्रेटर्निटी एक्सेप्ट किया इसको। फ्रॉस्ट रिटर्न होम टू टीच टू वर्क, यानी घर लौटते हैं पढ़ाने के लिए। एट वेरियस जॉब हेल्पिंग हिज मदर टीच हर क्लास ऑफ unruly boys, delivering newspapers and working in a factory maintaining carbon arc lamps. कार्बन आर्क लैंप्स बनाने का भी काम किया, टीचिंग का काम किया और पेपर को बांटने का भी काम। इन 1894 he sold his first poem, इन्होंने अपनी पहली पोयम बेची, माय बटर। ये एक एलिजी थी। Published in the November 8th, 1894 edition of the Independent of India. He proposed marriage to Eleanor Miriam White, but she demurred, wanting to finish college. उसने कुछ दिन के लिए चीजों को मना किया क्योंकि वो चाहती थी मेरा कॉलेज पूरा हो जाए। लॉरेंस यूनिवर्सिटी बिफोर दे मैरिड, यानी उनकी शादी के पूर्व मेरा कॉलेज का जो पढ़ाई लिखाई हो पूरी हो जाए, उसकी चाहत थी। Having graduated, she agreed. जैसे ही ग्रेजुएट हुई वो एग्री कर गई कि हाँ ठीक है। एंड दे वर मैरिड इन लॉरेंस, और दोनों लॉरेंस में शादी कर लिए, मैसाचुसेट्स में ही। कब? 19 दिसंबर 1895, 19 दिसंबर 1895 को दे वर मैरिड। फ्रॉस्ट अटेंडेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1897 टू 1899, यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को फ्रॉस्ट ने 1897 से 1899 के बीच में ज्वाइन किया। बट ही लेफ्ट वॉलंटरली ड्यू टू इलनेस, कुछ बीमारी के चक्कर में कुछ इनको मानसिक या शारीरिक दिक्कत रही। हालांकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के परिवार में पूरे लोग, लगभग लोग मानसिक प्रॉब्लम थी और मेंटल इलनेस की वजह से समस्याएं इनके साथ बहुत थी। इसके बाद अगर हम कहें तो फ्रॉस्ट ग्रैंडफादर्स परचेज्ड ए फार्म, फ्रॉस्ट के जो ग्रैंडफादर थे इन्होंने एक फार्म खरीदा था। किसके लिए? फॉर रॉबर्ट एंड इलिनर, इलिनर और रॉबर्ट के लिए एक फार्म खरीदा था। कहां? डेरी, न्यू हैम्पशायर, डेरी, न्यू हैम्पशायर। अगला पॉइंट है ही रिटर्न टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन फील्ड से ये वापस आए। एंड इंग्लिश टीचर एट न्यू हैम्पशायर पिंकर्टन एकेडमी, यानी वहां से जब ये वापस आते हैं तो इंग्लिश टीचर की तरह ये ज्वाइन करते हैं हैम्पशायर के पिंकर्टन एकेडमी में 1906 टू 1911, यानी 5 वर्ष तक ये नौकरी करते हैं एज अ टीचर। देन एट द न्यू हैम्पशायर नॉर्मल स्कूल, न्यू हैम्पशायर के नॉर्मल स्कूल में, जो कि नाउ पॉलीमथ स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से इस समय फेमस है, इन पॉलीमाउथ, न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर। 1912 फ्रॉस्ट सेल्ड विद हिज फैमिली टू ग्रेट ब्रिटेन, यानी ग्रेट ब्रिटेन की तरफ सेटलिंग फर्स्ट इन बीकॉन्सफील्ड, बीकॉन्सफील्ड ए स्मॉल टाउन इन बकिंगमशायर आउटसाइड लंदन चले जाते हैं, वहां पर रहते हैं कुछ दिनों तक। कहां? बीकॉन्सफील्ड, बीकॉन्सफील्ड में। और वो कहां पड़ता है? एक छोटा सा टाउन है बकिंगमशायर का, जो कि आउटसाइड ऑफ लंदन होता है, लंदन के आउटसाइड। His first book of poetry, A Boy's Will, was published in the next year, और वहां रहने के अगले साल उनकी एक नई और एक बेहतरीन रचना पब्लिश होती है जिसका नाम है Boy's Will। अगला, in England he made some important acquaintances, इंग्लैंड में ही इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एक्विटेंस जो है बनाया, जो कि कह सकते हो तालमेल या फिर कह सकते हो कि कोलैबोरेशन, इंक्लूडिंग कौन कौन? एडवर्ड थॉमस, एडवर्ड थॉमस थे कौन? ए मेंबर ऑफ द ग्रुप नोन एज द डायमो पोएट एंड द फ्रॉस्ट इंस्पिरेशन फॉर द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन। इनकी रचना है, 2 रोड जाती है आपस में, और कौन सी रास्ते को हम चुने, कौन से को नहीं चुने, ऐसा कुछ। टी.ई. यूमी एंड इजरा पाउंड, इनसे ही बड़ा ये प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं इन लोगों की रचना से, इन लोगों की बातों से बहुत प्रभाव इनके जीवन में पड़ता है। नेक्स्ट वन है इन 1915 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, 1915 में जब विश्व युद्ध पहला चल रहा था,
फ्रॉस्ट रिटर्न टू अमेरिका, अमेरिका वापस आते हैं, वेयर हॉल्ट्स अमेरिकन एडिशन, जहां पर हॉल्ट की अमेरिकन एडिशन ऑफ बॉयज विल हैड रिसेंटली बीन पब्लिश्ड, यहां पर हॉल्ट की पब्लिश हुई है रचना, एंड बॉट ए फॉर्म इन फ्रैंकोनिया, न्यू हैम्पशायर, where he launched a career of writing, teaching and lecturing, जहां इन्होंने ये लॉन्च कर दिया कि मैं राइटिंग और टीचिंग में अपना करियर बनाने वाला। नेक्स्ट है, फिर समझिएगा, एक शब्द आता है ही बीटा कपा, एक ये वर्ड आता है, और एक ये समाज है, एक तरीके का ये सोशल था, एक ही सोशल था, ठीक है भाई। क्या कह रहे हैं कि द फी बेटा कपा सोसाइटी हैड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 5, 1776 एट द कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी इन विलियम्सबर्ग, वर्जीनिया, बाय 5 स्टूडेंट विद जॉन हीथ एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक, ये एक तरीके का समाज था, एक तरीके का ये क्या था भाई, समाज था, और उसी समाज का सेगमेंट फिर बीटा कापा ये उस समय पर डिस्कस किए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1917 से 1917 से 1920, 1923, 1925, यानी 3 साल छोड़ दीजिए, 1917 to 1920 and 1923 to 1925, and on one more informal 1926 to 1938, Frost taught English at Amherst College in Massachusetts, यानी 3 बार, 1, 2 and 3 बार ये इस स्कूल में टीचिंग किए हैं, कुछ गैप को देकर, यानी 17 से 20 3 साल लगातार यहाँ, फिर 3 साल छोड़ करके फिर 2 साल यहाँ, फिर इसके बाद 25 से 1 साल छोड़ करके फिर से उसके बाद ये 4 और 8 4 12 साल, यानी 12 5 15 ईयर्स, 15 ईयर्स ये टीचिंग का करियर इनका रहा है, 15 ईयर्स। He won the first of 4 Pulitzer prizes for New Hampshire। न्यू हैम्पशायर में जो रचनाएं बनाई उसके लिए इन्होंने 4 पुलित्जर प्राइज मिला है। ए पोएम विद नोट्स एंड ग्रेस 1923, He won with Pulitzer Prize the collected poem in 1930. A further range 1936. A witness tree in 1942. Next one. From 1921 to 1962, Frost spent almost every summer and fall teaching at the Breadloaf School. कहाँ पढ़ाया? Breadloaf School में इन्होंने टीचिंग की ऑफ इंग्लिश ऑफ मिडलसबरी कॉलेज, मिडलबरी कॉलेज का नाम, एंड एट इट्स माउंटेन कैंपस एट रिप्टन वर्माउंट, रिप्टन वर्माउंट में ये सिचुएटेड है। यहाँ इन्होंने काफी मेहनत करके पढ़ाया है और काफी मेहनत करके चीजों को बनाया है। बहुत अच्छा, अगली बातचीत से समझ लो, थोड़ी सी कुछ बातें करें कि इन 1921 Frost accepted fellowship teaching post at the University of Michigan। माइकिगन की यूनिवर्सिटी पर इन्होंने टीचिंग के लिए फेलोशिप को एक्सेप्ट किया। एन अर्बर where he resided until 1927 when he returned to teach at Amherst, और वो लौट करके एमरेस्ट में ही पढ़ाना शुरू किया। The Robert Frost Ann Arbor home was purchased। Robert Frost Ann Arbor एक घर खरीदते हैं by the Henry Ford Museum in Dearborn, Michigan, and relocated to museum's Greenfield village site for public tour। Throughout the 1920s, हम 1920 का टाइम पीरियड ले लें। Frost also lived in his colonial era। colonial era में हाउस था इनका, वहां थे कहां, इन सैप्सबरी वर्माउंट। In 1934 Frost began to spend winter months, यानी
1934 में फ्रॉस्ट ने अपनी ठंडी की महीनों को फ्लोरिडा में बिताया। इन मार्च 1935 में ही गेव ए टॉक एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी, यानी एक छोटा सा सेगमेंट इन्होंने मियामी यूनिवर्सिटी के लिए बना। इन 1940 ही बॉट ए 5 एकर्स प्लॉट, 5 एकड़ का प्लॉट 1940 में ये खरीदते हैं इन साउथ मियामी, फ्लोरिडा में पड़ता है। नेमिंग इट, इसका जो नाम रखा इन्होंने इंपॉर्टेंट है, पेंसिल पाइन्स। He spent his winters there for the rest of life, अपने जीवन के अंत काल तक वहां। Frost's time in Florida, फ्रॉस्ट का जो समय फ्लोरिडा में था। हेलन म्योर लिखते हैं क्या, Frost had called his 5 acres pencil pines because he said he had never made a penny from anything that did not involve the use of pencil। याद रखेंगे इस शब्द को, ये जरूरी सेगमेंट है, इस सेगमेंट को जरूर ध्यान रखना आपने, ठीक है, ये बड़ा जरूरी लाइन है, इसको याद रखिएगा, नेक्स्ट वन है, अगली बातचीत क्या करें। फ्रॉस्ट वाज 86, अब फ्रॉस्ट 86 वर्ष के हो रहे हैं। He performed a reading at the inauguration of John E. Kennedy on January 20, 1961। 1961 में जॉन एफ कैनेडी की उसमें कुछ इनॉग्रेशन हो रहा है, वहां पर कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हैं रीडिंग। He began by attempting to read his poem, उन्होंने शुरू किया अपनी ही पोयम को पढ़कर, डेडिकेशन नाम की एक पोयम थी which he had composed for the occasion, but due to the brightness, इस समय थोड़ी धुंधलापन इनको दिखता था, of the sunlight he was unable to see, वो देख नहीं पाते थे, आंखों में कोई प्रॉब्लम थी, the text लिखी हुई बात। So he recited, उन्होंने रिसाइट किया the gift outright from memory institute। अगली पॉइंट है, Frost was 86 when he was performed, ये तो हो गए है ना, ये बातें। नेक्स्ट, Frost's personal life was plagued by grief and loss। इनके जो पर्सनल जीवन था ना, दुख और हर तरीके की समस्याओं से भरा पड़ा। In 1885 when he was 11 his father died of tuberculosis। इनके पिता की मृत्यु हो गई ट्यूबरकुलोसिस से जब ये 11 वर्ष। Leaving the family with just $8, $8 इनके पास मात्र था और अपने परिवार के साथ रहे। Frost's mother died of cancer in 1900। 1900 में इनकी मम्मी की डेथ हो जाती है। In 1920 he had committed his younger sister Jeannie to mental hospital। इनकी जो बहन जीनी थी उसको मेंटल हॉस्पिटल भर्ती कराते हैं 1920 में, where she died 9 years later। वहां वो 9 साल बाद मर गई। मेंटल इलनेस अपेरेंटली रैन इन फ्रॉस्ट फैमिली, यानी मतलब कई लोगों को मेंटल दिक्कत थी इनके यहाँ, एज बोथ ही एंड हिज मदर, यानी ये और इनकी माँ दोनों सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन, दोनों लोग सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन। एंड हिज डॉटर एर्मा was committed to a mental hospital in 1947। इर्मा को भी मेंटल हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, ठीक है। यानी इनका जो पर्सनल लाइफ रहा वो बड़ा तनावपूर्ण रहा, बड़ा ही दुखद रहा, क्योंकि इन्हें बहुत बार ये तो समस्या रही, साथ में मेंटल इलनेस की भी प्रॉब्लम रही। एलिनर एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैड 6 चिल्ड्रन। एलिनर और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 6 बच्चे थे। लड़का इलियट है 1896 से 1900 तक रहा, डाइड ऑफ कॉलेरा की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। लड़की हुई लेस्ली फ्रॉस्ट वैलेंटाइन 1899 में हुई और 83 में समाप्त हो गई, खत्म हो गई, बहुत दिन तक थी। फिर लड़का हुआ कैरोल 1902 में हुआ, 1940 में समाप्त हो गया, खत्म। डॉटर अरमा की बात करें तो 1903 में थी और 1967 तक थी।
डॉटर मार्जोरी भी थी 1905 से 1935। इसकी जो मृत्यु हुई डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ द प्यूरपेरल फीवर आफ्टर चाइल्ड बर्थ। छोटे से बच्चे को जन्म देने के बाद इसको एक बुखार होता है और उससे ये मृत्यु होता है। एंड डॉटर एलिनर ब्रिटेनिया died just one day after her birth in 1907। यानी इसकी जो जन्म हुआ है और ये एक्सपायर। ओनली लेस्ली एंड इर्मा आउटलिव्ड देयर फादर। अपने पिता के साथ लेस्ली और इर्मा काफी दिनों तक रही। फ्रॉस्ट्स वाइफ, फ्रॉस्ट की जो पत्नी थी, वो हैड हार्ट प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर दिल की बीमारी थी, थ्रू आउट हर लाइफ, उनकी अपनी जीवन काल में। डेवलप्ड ब्रेस्ट कैंसर, उनमें ब्रेस्ट कैंसर हुआ इन 1937 में एंड डाइड ऑफ हार्ट फेलियर इन 1930 में। और 1938 में दिल की दौरा पड़ने की वजह से निधन। अगली बात आपको समझाएं कि देखिए इन्फ्लुएंस्ड बाय और इन्फ्लुएंस्ड, ये जरूर याद रखिएगा। रॉबर्ट ग्रेव्स, रॉबर्ट ब्रूक, थॉमस हार्डी, विलियम बटलर यीट्स, जॉन कीट्स और वर्ल्ड राल्फ वाल्डो इमर्सन, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक। इन्फ्लुएंस की अगर बात करें तो रॉबर्ट फ्रांसिस सीमस हीनी, रिचर्ड विल्बर, एडवर्ड थॉमस एंड जेम्स। ये फ्रॉस्ट वाज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 31 टाइम। 31 बार इनको कॉल किया गया, यानी नॉमिनेटेड। जवाहरलाल नेहरू 1889-1964, the first prime minister of India, had kept a book of Robert Frost close to him। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक किताब अपने से लगा कर हमेशा रखते थे। To his later years, even at the bedside table as he lay dying, जहां ये सोया करते थे, बैठा करते थे, एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किताब जरूर रखकर सोते थे। इनकी कुछ कलेक्शन है रचनाओं के, वो जरा देख लीजिए। 1913 में बॉयज बिल आई, ठीक है, डेविड नट ने पब्लिश कराया। हॉल्ट 1915 में, इसको छोड़ दीजिए बस। 1940 में नॉर्थ ऑफ द बॉस्टन आई। नॉर्थ ऑफ द बॉस्टन में ही आफ्टर एप्पल पिकिंग आया, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन आया और मेंडिंग वॉल आया। आपको इस रचना को पढ़ना है, ये आपको इंपॉर्टेंट। 1916 में माउंटेन इंटरवल में आती है कौन कौन सी? ब्रिजेस आती है, आउट आउट आती है, द वुमेन बर्ड आती है, द रोड नॉट टेकन आती है। ये आपको पढ़ना, ये आपको पढ़ना, ठीक है। 1923 की पोएम में, सिलेक्टेड पोएम में रन अवे और ऑल्सो इंक्लूड्स पोएम, और भी तमाम इनमें पोएम आती है। 1923 में हैम्पशायर कलेक्शन के अंदर फायर एंड आइस आता है, नथिंग गोल्ड कैन स्टे आता है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन आई स्नोई इवनिंग आता है। ये भी आपको पढ़ना, ये भी आपको पढ़ना। 1924 में सेवरल शॉर्ट पोएम्स ही देते हैं। फिर 28 में फिर से सेलेक्टेड पोएम्स देते हैं। 28 में वेस्ट रनिंग ग्रुप एक रचना आती है, न्यूयॉर्क हॉल्ट एक्वेंटेड विद द नाइट आती है इनकी रचना। 1929 में द लवली शैल बी चूजर्स द पोएट्री क्वार्टर्स आती है। 1930 में कलेक्टेड पोएम्स ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट आती है। 1933 में लोन स्ट्राइकर आता है। 34 में सेलेक्टेड पोएम देते हैं, द थर्ड एडिशन सेलेक्टेड पोएम का आता है। 1935 में 3 पोएम आती है, 3 पोएम्स लेकर के आते हैं बस। 1935 में द गोल्ड हिज प्राइड आती है। 36 में फ्रॉम स्नोई टू स्नो आती है। 36 में द फर्दर रेंज आती है, ये भी आपको पढ़ना होगा। 1939 में कलेक्टेड पोएम्स और भी बहुत सारी पोएम्स आती है। 1942 में विटनेस ट्री आती है, इसके अंदर 3 पोएम्स आते हैं, द गिफ्ट आउटराइट, ए क्वेश्चन एंड द सिल्कन टेक्ट। इसके बाद आपको 1943 में कम इन आती है। 47 में स्टीपल बुश आती है। 49 में कंप्लीट पोएम एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फिर से लॉन्च करते हैं। 51 में हार्ड नॉट टू बी किंग होता है। 54 में एफोरिसाइड होता है। 1959 में रिमेम्बरेंस आती है। 1959 में यू कम टू आती है। 62 में इन द क्लियरिंग आती है। 69 में द पोएट्री ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कलेक्शन फिर से पब्लिश करता है। इन्होंने कुछ प्लेस भी लिखा। 1929 में ए वे आउट नाम का एक प्ले बनाया। 1929 में इन्होंने द काउज इन द कॉर्न एक प्ले बनाया।
1945 में द मास्क ऑफ द रीजन बनाया और 47 में द मास्क ऑफ द मर्सी। ये आपकी रही बायोग्राफी और ये बायोग्राफी आपकी यहीं पर कंप्लीट यानी फिनिश्ड। तो इस तरीके से आपको सिर्फ 40 मिनट में पूरी की पूरी बायोग्राफी आपके ना। ध्यान रखेंगे, ये बहुत जरूरी चीज होती है, बहुत अच्छी बात होती है कि आप किस तरीके से क्या क्या और सारी कौन सी बातें करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम लोग इनकी रचनाओं के साथ मिलेंगे, यानी कल इनकी रचनाओं के साथ कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।